हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी के आज हम सुपर हिट 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है और जो जहाँ से भी आपको न्यूज़ मिल रही है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत ही गलत न्यूज़ है। आज बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, मुझे नहीं पता है कहाँ पे बताया जा रहा है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन कहीं से तो न्यूज़ मिली है बच्चों को। तो ये बिल्कुल गलत है। एग्ज़ाम बिल्कुल होना है, होना तय है। न्यू कैलेंडर में अपडेट है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। सुनने में ये आ रहा है कि जो पहले वर्ग 2 की वैकेंसी आने वाली थी, वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले ही सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि सुपरवाइज़र की जो पोस्ट हैं वो महिला बाल विकास विभाग द्वारा व्यापम को मिल चुकी हैं। तो एग्ज़ाम आएगा और उसके 15-20 दिनों में फॉर्म भर देंगे और एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों कैलेंडर पहले जारी करने का मतलब यही रहता है किसी भी संस्था का, कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो आप लोगों को अपनी तैयारी 100% कर लेनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर तरह के बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, हर तरह के टॉपिक तैयार कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हर कोई रोज़गार के लिए इस नौकरी को पाना चाहता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जी जान लगा रहे हैं। मेरा जो ग्रुप है ऑनलाइन, जहाँ पर डेली टेस्ट मैं लेती हूँ, वहाँ पर ही मैं देखती हूँ कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। सारे के सारे लोग ही बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी 100% जारी रखिए। जो मेहनत करेगा, जो अच्छा करेगा, जो सच में ही हर टॉपिक तैयार करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग सोचें कि हमारे 12th में 85% बने, हमारे ग्रेजुएशन में इतना परसेंट बना है, तो ये मत सोचिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ अगर मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ये बात ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर हिट क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, असफल स्तनपान की स्थिति में 6 माह के शिशु को ऊपरी आहार के रूप में किसको दिया जाना उचित है। यदि असफल स्तनपान, यदि महिला की तबीयत खराब हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, महिला की मृत्यु हो जाती है, मतलब माता की मृत्यु हो जाती है, या किन्हीं भी कारणों से महिलाओं को दूसरी कोई बीमारी हो जाती है, तो उस समय क्या देना उचित होता है। तो ये देना होता है गाय का दूध। अगर माता दूध नहीं पिला पा रही है और 6 माह तक का बच्चा है, छोटा ही है अभी, तो उसको क्या देना चाहिए, उसको गाय का दूध देना चाहिए। भैंस का दूध उसको बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। दाल का पानी 6 माह के बाद में देना चाहिए। दाल का पानी 6 माह बाद दे सकते हैं। 6 माह तक को ना तो बच्चे को पानी दिया जाता है, ना ही कोई दूसरा आहार दिया जाता है। माता का आहार ही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता के आहार का शुरू का जो 3 दिन होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि उसमें कोलेस्ट्रॉल निकलता है माता के स्तन से, जिससे बच्चे को एक एंटीबॉडी मिलती है, जिसको इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा एंटीबॉडी बोलते हैं। और इससे बच्चे को 3 गुना प्रोटीन प्राप्त होता है इस कोलेस्ट्रॉल से। जो नॉर्मल दूध से प्रोटीन प्राप्त होता है, उससे 3 गुना प्रोटीन प्राप्त होता है। अच्छा फैट प्राप्त होता है, अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बच्चे के लिए एक अमृत के समान होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अगर माता नहीं पिला पा रही है तो उसको क्या दिया जाता है, गाय का दूध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि निगरानी कब की जाती है। समस्त 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को, समस्त 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, केवल 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, या 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। देखो, ये वृद्धि निगरानी की जाती है आंगनवाड़ी में। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आंगनवाड़ी की ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये वृद्धि के बारे में बहुत अच्छे से, वृद्धि चार्ट के बारे में, वृद्धि निगरानी चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे इसमें नापा जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट यही आ जाता है कि जो वृद्धि निगरानी की जाती है वो किस उम्र तक के बच्चों की जाती है। तो समस्त 5 वर्ष तक के बच्चों की निगरानी की जाती है। कितने की, समस्त 5 वर्ष तक के। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी निगरानी वृद्धि निगरानी चार्ट द्वारा की जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन, जो आगे के 4-5 क्वेश्चन हैं, वृद्धि निगरानी चार्ट के ही पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्योंकि ये आंगनवाड़ी का क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुपोषण का जो कुपोषण वाला आपके में टॉपिक है, तो कुपोषण वाले टॉपिक में ये वृद्धि निगरानी चार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो जितने फैक्ट बता रही हूँ, चार्ट भी बता देती हूँ आपको। 2 चार्ट होते हैं यहाँ पे।
एक पिंक कलर का चार्ट दिया जाता है, एक ब्लू कलर का चार्ट दिया जाता है। जो पिंक क्योंकि लड़कियों का फेवरेट होता है पिंक, तो पिंक लड़कियों का दिया जाता है, और ब्लू लड़कों का फेवरेट होता है तो ब्लू लड़के का चार्ट दिया जाता है। ऐसे तरह के 2 चार्ट आंगनवाड़ियों में दिए जाते हैं। कार्यकर्ता उस चार्ट को एक बच्चे का एक चार्ट रहता है, हर बच्चे का महीने दर महीने का उसमें रखा जाता है कि बच्चा महीने दर महीने कितना बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ता है तो उस बच्चे को कुपोषित और गंभीर कुपोषित की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के खतरे का लक्षण क्या है? वृद्धि निगरानी वाले क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। प्रसव के खतरे का लक्षण क्या है? 12 घंटे से अधिक पीड़ा। ये बिल्कुल सही है, 12 घंटे से अधिक, मतलब मैक्सिमम 12 घंटे होती है, क्योंकि प्रसव जो होता है 4 चरणों में होता है। मैंने इस प्रसव की पूरी अवस्थाएं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरी टॉपिक वाइज जो सीरीज़ है उसमें एक ए सीरीज़ है, ए सीरीज़ में मैंने सारे जितने भी टॉपिक वाइज जो है थ्योरी करवाई है, टॉपिक वाइज MCQ करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार वो टॉपिक है और बहुत ईजी आपको पूरा प्रसव समझ में आ जाएगा। प्रसव होता क्या है, लौकिया क्या होता है जो प्रसव के दौरान निकलता है, प्रसव के बाद प्लेसेंटा कैसे बाहर आता है, कितनी कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है, प्रसव की कौन सी अवस्था में बच्चा बाहर आता है, तो ये सारा मैंने करवाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी। बाकी आप मेरी ए सीरीज़ वाली वीडियो देखेंगे ना, ए सीरीज़ में करीब 32-33 वीडियो हो चुके, वो टॉपिक ही समझाया है और सारे टॉपिक आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। अधिक खून बहता है, ये भी प्रसव के, यदि प्रसव के दौरान बच्चा हो रहा है, प्रसव मतलब बच्चा डिलीवरी हो रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो वो भी एक खतरे का लक्षण है। प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी का थैला फट जाए। पानी की थैली मतलब होता है एमनियोटिक द्रव, जो करीब 600 से 800 ml होता है प्रसव के दौरान। इसी थैली में बच्चा जो होता है वो अंदर बंद होता है, और ये थैली बिना दर्द के अगर फट जाती है तो भी ये खतरनाक चिन्ह होता है। प्रसव के 1 माह पूर्व अगर तेज बुखार आ जाता है महिला को तो वो भी एक खतरे की निशानी होती है। शिशु का हाथ, या जनरली क्या होता है, बच्चे का सिर पहले बाहर आता है। जो नॉर्मल प्रसव होता है, नॉर्मल प्रसव में क्या होता है कि सबसे पहले सिर बाहर आता है, उसके बाद पैर बाहर आते हैं, लेकिन पहले ही बच्चे का पैर या हाथ बाहर आ जाए तो वो भी खतरे की बात होती है। तो ये सारे ही उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे ही प्रसव के खतरे के लक्षण हैं। फ्रेंड्स ये बात याद रखना, जो सामान्य प्रसव है उसको हम बोलते हैं यूटोसिया। सामान्य प्रसव को क्या बोला जाता है? यूटोसिया। और असामान्य प्रसव को बोला जाता है डिस्टोसिया। याद रखना, सामान्य प्रसव को क्या बोलते हैं? यूटोसिया बोलते हैं, और असामान्य प्रसव को क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 माह तक की आयु के जो शिशु होता है उसको केवल स्तनपान कराना चाहिए, और स्तनपान कितने बार कराना चाहिए? तो 6 माह तक की शिशु को जो स्तनपान कराना चाहिए करीब 8 से 10 बार कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को स्तनपान ही सबसे ज़्यादा होता है बच्चे के लिए। 800 से 900 ml तक, मतलब 800 से 900 ml, अच्छी भरपूर महिला होती है, अच्छी पोषक तत्व युक्त खाना पीना अच्छा खा रही होती है, तो 800 से 900 ml दूध उसको महिला के स्तन में प्रतिदिन आता है। महिला के स्तन में प्रतिदिन 800 से 900 ml दूध आता है 6 महीने तक, क्योंकि बच्चा पूरी तरह दूध पे ही डिपेंड रहता है, माँ के दूध पे ही डिपेंड होता है, तो उसको इतना दूध माँ से मिलना चाहिए। इतना दूध माँ के स्तनों में आता ही है डेली। और 6 माह तक बच्चों को कितने बार? 8 से 10 बार माता को दूध पिला देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म से 6 माह तक की आयु में प्रति माह कितने, देखो ये आपको वृद्धि चार्ट के लिए बहुत आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रति माह सबसे ज़्यादा वजन जो बढ़ता है बच्चे का वो 0 से 6 महीने में ही बढ़ता है। जब बच्चा 0 से 6 माह का होता है ना, तभी सबसे ज़्यादा उसका वजन बढ़ता है। 600 से 800 ग्राम प्रति महीने बढ़ता है। प्रति माह जो वजन होता है वो 600 से 800 ग्राम होता है, या पर मंथ की बात हो रही है। 0 से 6 महीने में यदि बच्चा 3 किलो का पैदा होता है तो वो 6 महीने में कितने किलो का हो जाता है? 6 किलो का हो जाता है। वो जस्ट जन्म का डबल हो जाता है 6 महीने में, और जस्ट जन्म का तिगुना हो जाता है, मतलब 3 किलो का हुआ है तो 9 किलो का हो जाएगा 1 साल में। बच्चे 3 किलो का अगर पैदा हुआ है तो 6 महीने में 6 किलो का हो जाएगा, और 1 साल में कितने किलो का हो जाएगा? 9 किलो का हो जाएगा। जन्म के 6 महीने तक बच्चे का जो वजन है वो कितना बढ़ता है? हर महीने 600 से 800 ग्राम होता है। अगर बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो रही है तो उसका जो वजन है वो 600 से 800 ग्राम बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है बच्चे के 7 से 12 माह तक की आयु में कितना वजन बढ़ना चाहिए। तो देखो ये 600 से 800 ग्राम कब बढ़ना चाहिए, 6 महीने तक। 6 महीने तक कितना बढ़ना चाहिए, 600 से 800। और 6 महीने के बाद 12 महीने तक, मतलब 7 से 12 महीने तक कितना बढ़ना चाहिए, 300 से 400 ग्राम बढ़ना चाहिए। कितना, 300 से 400 ग्राम बढ़ना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, कितना, 300 से 400 ग्राम बढ़ना चाहिए। और आपसे पूछें 1 से 3 वर्ष तक कितना बढ़ना चाहिए, तो 1 से 3 वर्ष तक बढ़ना चाहिए 150 से 200 ग्राम। 150 से 200 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए, प्रति माह बढ़ना चाहिए। और अगर आपसे पूछें कि 3 से 5 वर्ष तक कितना बढ़ना चाहिए, 1 से 3 वर्ष ये हो गया, ये 5 वर्ष तक का, क्योंकि वृद्धि चार्ट में 5 वर्ष तक की बात होती है, तो वृद्धि चार्ट के अकॉर्डिंग ही 5 वर्ष तक की हम बात करेंगे। और 3 से 5 वर्ष तक की उम्र में प्रति माह कितना बढ़ना चाहिए, 3 से 5 वर्ष की उम्र में 125 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए। एक बार याद रख लो, ये पूरे ही MCQ इसी पर ही बेस्ड हैं। 600 से 800 ग्राम कब बढ़ना चाहिए, 0 से 6 माह में। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको याद कर लेना। 600 से 800 ग्राम कब बढ़ना चाहिए, 0 से 6 माह में, प्रति माह है ये, है ना, प्रति माह बढ़ना चाहिए। इसके बाद 300 से 400 ग्राम कब बढ़ना चाहिए, जब बच्चा 7 से 12 माह का होगा, तो उसका वजन प्रति माह 300 से 400 ग्राम बढ़ना चाहिए। प्रति माह कितना बढ़ना चाहिए, 300 से 400 ग्राम। जब बच्चा 1 से 3 वर्ष का होगा, तो उसका वजन कितना बढ़ना चाहिए, प्रति माह 150 से 200 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए। और अगर बच्चा 3 से 5 वर्ष का है, तो उसका वजन कितना बढ़ना चाहिए, 125 ग्राम प्रति माह उसका वजन बढ़ना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये चारों के चारों, ये चारों MCQ में अभी आपसे पूछ सकते हैं कि 0 से 6 माह के बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए प्रति माह, 6 से 12 का कितना बढ़ना चाहिए, 1 से 3 वर्ष का कितना बढ़ना चाहिए, 3 से 5 वर्ष में कितना बढ़ना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रति माह। ये वजन का, ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी चार्ट तैयार करती हैं, वो इसी रेशो के अकॉर्डिंग करती हैं कि इस रेशो के हिसाब से वजन बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है तो वो स्थिति कुपोषण या गंभीर कुपोषण की श्रेणी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे का 1 से 3 वर्ष की आयु तक वजन। अभी मैंने बताया था कि बच्चे का 1 से 3 वर्ष की आयु में वजन कितना बढ़ना चाहिए, 150 से 200 ग्राम। और बच्चे का 3 से 5 वर्ष की आयु में कितना बढ़ना चाहिए, 1 से 125 ग्राम प्रति माह। और 150 से 200 ग्राम कब बढ़ना चाहिए, जब बच्चा 1 से 3 वर्ष का हो, तो प्रति माह 150 से 200 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। ये याद रखना है फ्रेंड्स। आकांक्षा 1957, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारी ICMR रिपोर्ट मिल जाएगी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। अभी हाल ही में सक्षम 2.0 में आंगनवाड़ी में जो मंगल दिवस मनाया जाता है वो अपडेट हुआ है। इधर उधर मंगल दिवस हो गए हैं, जहाँ पहले गोद भराई योजना पहले पे होती थी, अब दूसरे पे आ गई। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिए। इंस्टाग्राम पर आपको और भी बहुत सारे रिपोर्ट मिलती जाएंगी, करंट वीडियो मिलते जाएंगे करंट अफेयर्स के साथ में। आपको जितनी भी आंगनवाड़ी का नया डाटा होगा वो वहाँ पे अपडेट कर दूंगी मैं। और बहुत सारे क्वेश्चन की आपको MCQ की रील्स के द्वारा प्रैक्टिस भी होती रहेगी। वहाँ पे एक जगह पे आपको मिल जाएगा और ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो सारे के सारे वीडियो को पॉज करके आप इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च बटन पर आकांक्षा 1957 सर्च करना है। जैसे ही आप उसको सर्च करोगे, तो आपको वो मेरा मिल जाएगा, मेरा फ़ोटो मिल जाएगा। आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी मैं इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अगला है 3 से 5 वर्ष तक की आयु में बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए। अभी मैंने बताया था 3 से 5 वर्ष का जो बच्चा, उस समय वजन की जो प्रति माह गति है बहुत कम हो जाती है। कितना बढ़ता है, 125 ग्राम बढ़ता है। सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है, जब बच्चा 0 से 6 माह का होता है, बिल्कुल डबल हो जाता है वो अपनी उम्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है। महिला सुपरवाइज़र में आपको हमारी ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। टोटल 7 बुकलेट में एक MCQ बुकलेट मिलती है।
5 थ्योरी बुकलेट मिलती हैं और 1000 वन लाइनर बुकलेट मिलती है। एमसीक्यू में 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट मिलती है। साथ अकेले ये ऑफलाइन वाली बात नहीं है, हम इसके साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, डेली टेस्ट दे रहे हैं। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा का पूरा टेस्ट मिलेगा। कोई भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेली टेस्ट नहीं करवाएगा, हमारे यहाँ आप डेली टेस्ट देते हैं। डेली हम आपको एक पीडीएफ तैयार करके देते हैं, नोट्स तो अलग ही हैं। डेली आपको एक पीडीएफ तैयार करके दी जाती है एक टॉपिक की। अगले दिन जैसे कि हर रोज़ रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। रात को 10 बजे जैसे ही टेस्ट होता है उसके बाद हम थोड़ी देर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। वो जो पीडीएफ दी जाती है बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार करके दी जाती है और अगले रात को 10 बजे उसका टेस्ट होता है। कठिन टॉपिक है तो हम उसको ऑडियो में, पीडीएफ में, चित्र रूप में, ट्रिक द्वारा उस टॉपिक को समझाते हैं और फिर उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोगों से बोला जाता है। जो लोग नहीं हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑनलाइन, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी ये बुक्स नहीं लेना चाहते तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली पीडीएफ, डेली टेस्ट मिलेंगे, डेली आपका टॉपिक तैयार होगा। मतलब आपका एक टारगेट फिक्स हो जाएगा कि अब आपको इतना करना है, आज आपने इतना कर लिया। आपको खुद से निराशा नहीं होगी, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हमारे सारे वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं दी जाती है। अब ये देखिए, ये वृद्धि चार्ट है। देखिए इसके क्वेश्चन हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 4-5 इसके करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इसमें 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है लाल, एक होती है पीली और एक होती है हरी। हरी मतलब बच्चा कैसा है, अच्छा पोषित है। अगर बच्चा हरी लाइन में आ रहा है तो मतलब बच्चा पोषित है। बच्चा पीली लाइन में आ रहा है तो मतलब बच्चा जो हो पीली लाइन में आ रहा है मतलब बच्चा कैसा है, कुपोषित है। और बच्चा अगर लाल लाइन में आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है वो गंभीर कुपोषित है। कैसा है बच्चा, गंभीर कुपोषित है। ये तो 3 चीज़ हो गई, मैंने आपको 3 चीज़ समझाई। अब आपसे ये पूछेंगे कि जो नया वृद्धि चार्ट आया है उसमें कितने रंग की रेखाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है 3 रंग की रेखाएं होती हैं, 1, 2 और ये 3 रंग की रेखाएं होती हैं। आपसे पूछो कौन से रंग की रेखाएं नहीं होती, तो ये तीनों होंगी, लाल, पीली और हरी। और जो चौथा दिया जाएगा वो रेखाएं नहीं होंगी। इसके बाद ये जो लाइन दी है इस प्रकार से खड़ी लाइन, ये जो खड़ी लाइन होती है ये वजन की होती है। ये जो 1 हो गया, ये 2, 3, 4 और ये 5। देखो ये 5 जो है ना मतलब 5 वर्ष की हैं। अभी अपन ने पढ़ा, मैंने 5 वर्ष तक का आपको वजन बताया है कि 0 से 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 6 से 12 में कितना बढ़ेगा, 1 से 3 में कितना बढ़ेगा, 3 से 5 में कितना बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इन 5 सालों का वजन इसमें नापा जाता है। ये 1 बॉक्स दिया है, ये 2 बॉक्स दिए, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस प्रकार से ये 5 बॉक्स दिए होते हैं, है ना। जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये वाली जो लाइनें हैं ये वजन बताती है। और जो इस प्रकार की ये जो लाइनें हैं ये उम्र बताती है। उम्र के अनुसार लंबाई बढ़ रही है कि नहीं, मतलब लंबाई के बारे में बताता है कि उम्र के अनुसार ये लंबाई जो है वो बढ़ रही है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे किसी बच्चे का नाम लिखा दिया है। अब बच्चे की यहाँ पे जो जिस डेट पे वो पैदा हुआ हो, अब यदि 6 महीने का है तो उसका 3 किलो वजन हुआ, तो उसको 6 यहाँ पर आना चाहिए जब वो 6 महीने का हो। अगर वो यहाँ पर आ गया पीले में तो वो कुपोषित की श्रेणी में कहलाएगा। यदि वो लाल रंग में आ गया तो वो गंभीर कुपोषित की श्रेणी में कहलाएगा। अब आपसे पूछेंगे कि वृद्धि चार्ट में आड़ी लाइनें क्या बताती हैं। आड़ी लाइनें क्या बताती हैं, तो बच्चे की उम्र या लंबाई को बताती हैं। खड़ी लाइनें क्या बताती हैं, वजन को बताती हैं। यहाँ पर हर एक बॉक्स के नीचे जो छोटे छोटे जो खाने होते हैं वो 12 खाने बने रहते हैं हर साल के जो 12 महीने हैं। और वजन में जो ऐसे बने रहते हैं छोटे छोटे 12 खाने, वो ग्राम के बने रहते हैं कि एक ग्राम 3 किलो कितना ग्राम बड़ा है, 3 किलो 4 ग्राम बड़ा है। तो ऐसे ये खाने बने रहते हैं। आप लोगों से तो बस इतना पूछा जाएगा इसमें कि वृद्धि चार्ट में कितने रंग की रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखा क्या बताती हैं, खड़ी रेखा क्या बताती हैं, है ना। और कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो 3 श्रेणियों में बांटा है। एक तो बांटा है सामान्य जो कि अच्छा व्यक्ति पोषित है, एक बांटा है कुपोषित और एक बांटा है गंभीर कुपोषित। इस प्रकार से 3 कैटेगरी में बांटा है। पूरा वृद्धि चार्ट आप लोगों से सुपरवाइजर की परीक्षा में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, यही आपसे पूछा जाता है।
बाकी सिखाना आपके लिए बाद में रहेगा। अगला है सही वृद्धि निगरानी के लिए क्या आवश्यक है। बच्चे की सही उम्र अथवा सही जन्म तिथि, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले चार्ट में बच्चे का यही लिखाता है, उम्र और उसकी जन्म तिथि। तो बच्चे का सही उम्र जन्म तिथि पता होना चाहिए, सही वजन मशीन भी पता होना चाहिए, क्योंकि वजन मशीन से बच्चे का वजन चेक करके ही तो आप चार्ट में वजन डालोगे। तीसरा है वृद्धि चार्ट में वजन का सही दर्शाना, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि की दिशा के आधार पर सही निष्कर्ष, किस दिशा में जा रहा है ये सही निष्कर्ष है, तो ये भी उपरोक्त सभी, तो इसकी आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है सबसे गंभीर खतरे का लक्षण क्या है। यदि वृद्धि रेखा सीधी हो रही हो, यदि वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की ओर, यदि वृद्धि रेखा ऊपर की ओर जा रही हो, या उपरोक्त सभी। देखो वृद्धि रेखा अगर कैसी हो, नीचे की ओर जा रही हो, जैसे कि ये चार्ट बना है, इस प्रकार से ये बना है, और आप बच्चे का जो वृद्धि है वो इस तरह से जा रही हो ऐसी, तो वो क्या हो जाएगा, वो झुकाव अगर नीचे की ओर हो जाएगा, मतलब ये गंभीर संकेत है। बच्चा की उम्र तो बढ़ रही है, हाइट तो बढ़ रही है, लेकिन उसका वजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये वाला जो झुकाव नीचे की ओर होगा तो गंभीर खतरे का लक्षण हो जाता है। यदि बच्चे वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की ओर है तो क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन वजन क्या हो रहा है, घट रहा है। झुकाव नीचे की ओर है तो क्या है, उम्र तो बढ़ रही है लेकिन वजन उसका घट रहा है। ये हम चार्ट में देखेंगे, जैसे कि ये है, ये देखो ऐसे बढ़ना चाहिए बच्चे का वजन, लेकिन अगर बढ़ने की बजाय वो ऐसा हो रहा हो, जो नीचे आ रहा हो, नीचे आ रही हो उसका लाइन, बच्चे का वजन ऐसा आना चाहिए लेकिन ऐसे की जगह नीचे आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन जिस हिसाब से वजन बढ़ना चाहिए, जैसे कि अपन ने देखा है अभी कि 0 से 6 माह में 600 ग्राम लगभग बढ़ना ही चाहिए, 600 से 800 ग्राम प्रति माह, वो नहीं बढ़ रहा है ना। हर महीने अगर 3 से 5 वर्ष का है तो 125 ग्राम प्रति माह नहीं बढ़ रहा है, तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी, वो गंभीर कुपोषण की स्थिति हो जाएगी। यदि वृद्धि रेखा स्थिर है, यदि वृद्धि रेखा स्थिर है मतलब आपने पिछले महीने वजन किया तब भी बच्चा का यहीं पर आया था वजन, है ना, और अभी भी बच्चे का वजन यही है, क्योंकि यहाँ पे वजन वाला पूरा चार्ट लिखा है कि यहाँ पे 3 किलो का बच्चा हो गया, ये 6 किलो का हो गया, ये 12 किलो का हो गया, ये 14 किलो का हो गया, ऐसा आ रहा है। लेकिन क्या है कि बच्चे का आपने पिछले महीने वजन किया वो तब भी 12 किलो का आ रहा है, और आपने अगले महीने वजन किया तब भी 12 किलो का आ रहा है, तो मतलब उसका क्या है, वजन स्थिर है। उसकी उम्र तो पर महीने बढ़ी रही है, हर उम्र को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको उस दृष्टि से पोषण नहीं मिल रहा है जिससे उसका वजन स्थिर है। तो यदि वृद्धि रेखा सीधी रेखा में है तो उसका क्या आशय होगा कि बच्चे का उम्र बढ़ रहा है, लेकिन यदि वृद्धि रेखा बिल्कुल सीधी रेखा में है तो बच्चे का वजन स्थिर है, और यदि नीचे की ओर जा रहा है तो क्या है कि वजन घट रहा है। उम्र वृद्धि के साथ वजन बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल सही संकेत होता है। सीधी रेखा है तो क्या मतलब है, बच्चे का वजन जो है क्या है, स्थिर है। अगला है यदि वृद्धि रेखा ऊपर की ओर जा रही है तो क्या है, बच्चे का उम्र वृद्धि के साथ वजन भी बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सही, मतलब सही अच्छी स्थिति होती है कि बच्चे का उम्र भी बढ़ रही है और उम्र के साथ साथ उसका वजन भी बढ़ रहा है, तो ये स्थिति बिल्कुल सही हो जाती है। अगला है नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार वृद्धि चार्ट में क्या होता है, कितनी रेखाएं होती हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 3 रेखाएं होती हैं। एक कौन सी होती है, एक होती है हरी, एक होती है लाल और एक होती है पीली, जिसमें से हरी सबसे अच्छी होती है, पीली मतलब थोड़ा कुपोषित, और लाल मतलब गंभीर कुपोषित। 3 पट्टियाँ होती हैं। नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार किस रंग की पट्टी नहीं है, हरी भी है, पीली भी है, लाल भी है, सफ़ेद पट्टी नहीं होती है। नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे की उम्र को कौन दर्शाता है। अभी मैंने बताया कि जो इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती हैं वो क्या बता रही हैं, वजन बता रही हैं, और जो आड़ी लाइनें होती हैं वो उम्र बता रही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी रेखाएं उम्र बताती हैं, तो आड़ी रेखाएं क्या बताती हैं, उम्र बताती हैं, और खड़ी रेखाएं क्या बताती हैं, खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो वजन बताती हैं। खड़ी रेखाएं क्या बताती हैं, वजन बताती हैं। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित होगा। नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे के वजन को कौन दर्शाता है, खड़ी रेखा बच्चे के वजन को दर्शाती है। नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन हरी पट्टी में आता है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सामान्य वर्ग के होते हैं, क्योंकि उनका जो वजन है उनकी उम्र के अनुसार डेली बढ़ रहा होता है। अगला है नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का जो वजन है वो पीली पट्टी में आता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सामान्य से कम वजन के हैं, मतलब कैसे हैं, कुपोषित हैं, सामान्य से कम वजन के वो आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन लाल पट्टी में आता है ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? वो गंभीर कुपोषित होते हैं। फ्रेंड्स, कुपोषण वाला टॉपिक भी मैंने समझाया है आपको बहुत इजी लैंग्वेज में। उसमें मैंने कुपोषण के जितने स्केल होता है, जो वहाँ नाप के कुपोषण नापा जाता है, जो साइड अपनी जो भुजा होती है उसको नाप के कि किससे कम बच्चे कुपोषित होंगे, किससे ज़्यादा बच्चे गंभीर कुपोषित होंगे, कब सामान्य होंगे। इसके बाद कुपोषण का जो वर्गीकरण है, वाटरलू वर्गीकरण है, गोमेज वर्गीकरण है। इसके अलावा जो कुपोषण के मापक हैं प्रमुख, क्वासियोरकर हुआ, मरासमस हुआ, ये सारे मैंने बहुत अच्छे से करवाएं बहुत इजी लैंग्वेज में। आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको सारा कुपोषण समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है, नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार बच्चों को रखा गया है, कितने वर्ग में रखा गया है? तो 3 वर्ग में रखा गया है। कौन कौन से? एक रखा गया है सामान्य, और एक रखा गया है कुपोषित, और एक रखा गया है गंभीर कुपोषित। इन 3 वर्गों में बच्चों को नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार रखा गया है। अगला है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित जो बच्चे रहते हैं उनके बीमार होने की संभावना कितनी रहती है? 14 गुना रहती है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में बीमार होने की संभावना कितनी रहती है? 14 गुना ज़्यादा बीमार होते हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चे। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में मृत्यु की संभावना कितनी अधिक होती है? तो बीमार होते हैं 14 गुने और मृत्यु होती है 4 गुना ज़्यादा सामान्य बच्चों से। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो उसमें कुपोषण की वर्तमान स्थिति में कितना कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो कुपोषण की जो भी वर्तमान दर थी उसमें 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में ख़त्म हुई थी, और 2012 से 2007 से 12 चली थी, और 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला है, 2.5 किलोग्राम से कम जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग कितनी है? तो 30 से 40% जो बच्चे हैं वो 2.5 किलोग्राम से कम होते हैं। 2.5 किलोग्राम बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आता है। जो सही बच्चा होता है वो 3 से 3.5 किलो का जो बच्चा होता है वो सही बच्चा होता है, या जिसका 3000 ग्राम से 3500 ग्राम वजन होता है वो सही होता है। कंपैरिजन जो 2.5 kg के बच्चे होते हैं या 2500 ग्राम के बच्चे होते हैं वो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। वो लोग अच्छी तरह पोषित नहीं होते, दुबले पतले होते हैं। इससे भी कम जाएगा अगर वजन 2 किलो जाए या 1.5 किलो जाए या 2000 ग्राम जाए या 150 ग्राम जाए, 1,500 ग्राम जाए, तो वो भी गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आता है। तो 2.5 किलो से कम वजन के जन्मे बच्चों की संख्या कितनी है? 30 से 40% है। अगला है, कुपोषण एवं बीमारी का क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। कुपोषण और बीमारी का क्या संबंध है? बिल्कुल सीधा है। यदि कुपोषण होगा तो बीमारी होगी ही होगी। कुपोषण जैसा बढ़ता जाएगा बीमारी वैसे बढ़ती जाएगी। तो कुपोषण और बीमारी का बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। गंभीर रूप से कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में उनको कितना पूरक आहार दिया जाता है अधिक नॉर्मल बच्चों से? तो उनसे 2 गुना पूरक आहार दिया जाता है। जैसे कि अगर इनको 300 कैलोरी दी जाती है तो जो गंभीर कुपोषित बच्चे रहेंगे उनको 600 किलो कैलोरी दी जाएगी। मतलब गंभीर रूप से कम वजन वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में निर्धारित मात्रा से डबल जो है पूरक पोषण आहार दिया जाता है। बच्चों को निमोनिया होने पर कौन सी गोली दी जाना चाहिए? तो क्लोट्राइकोमोजोल सिरप या टैबलेट दी जाती है। ये तो सर दर्द की गोली है, ये बुखार या दर्द में दी जाती है पैरासीटामोल। जो क्लोट्राइकोमोजोल सिरप होता है या टैबलेट होता है वो निमोनिया में दिया जाता है। निमोनिया में पीसीवी वैक्सीन भी दी जाती है। फ्रेंड्स, आज हमारा जो व्हाट्सएप जो टेलीग्राम हमारा टेस्ट ग्रुप है जिसमें आप लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ते हैं, आज वहाँ पर डिप्थीरिया का और डीपीटी का टेस्ट है। करीब 40-50 प्रश्नों का टेस्ट है। उसमें आपको डीपीटी क्या है, उसकी वैक्सीन को कितना टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसकी खोज कब हुई है, कहाँ पे दिया जाता है, किस मार्ग द्वारा दिया जाता है, कितनी मात्रा दी जाती है, डिप्थीरिया को और क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया में क्या हो जाता है, कौन सी झिल्ली सूज जाती है, सिर्फ झिल्ली सूज जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कब किया गया। तो एक टॉपिक के एक निचोड़ करके हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो बन सकते हैं उसका हम टेस्ट लेते हैं। आप हमारे ग्रुप से
जुड़ के खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर आप थोड़ा भी मन बना रहे हैं कि आपको जीके विद आकांक्षा से जुड़ना है, नोट्स नहीं ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको डेली एक टॉपिक तैयार मिलेगा, कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना है। आपको PDF भी मिल रही है, तैयारी भी हो रही है, डेली टेस्ट भी दे रहे हैं, मैथ्स होगा तो हम मैथ्स की ट्रिक भी कराएंगे, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। बस आपको वहाँ से जुड़ना है। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि आपको भी टेस्ट देना है, आपको हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से जुड़ना है, और आपको हम पेमेंट नंबर देंगे, पेमेंट करना है और आपको जुड़ जाना है। हमारा जो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का चार्ज है वो 1499 है, लेकिन केवल आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो उसका चार्ज है 799। इस 799 में आपकी सारी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। कोई कठिन टॉपिक है, अधिनियम है, धारा है, तो उसको ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाएगा। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके रक्त में 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त है अगर 100 ml, तो उसके 100 जो चेक किया जाता है ना, आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, वो 100 ml मात्रा में ही किया जाता है कि 100 ml में कितना आपका हीमोग्लोबिन, बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है। तो 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में होता है। कितना? 12 से 14 ग्राम। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? बौनापन बिल्कुल हो जाता है। ये 2017 का सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से बौनापन भी हो जाता है, घेंगा जिसको गोइटर रोग बोलते हैं ये भी हो जाता है, मंदबुद्धि भी हो जाती है, इससे गर्भपात भी हो जाता है। उपरोक्त सभी। एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को। गर्भवती महिला की बात करें तो गर्भवती महिला को 250 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, और अगर बात करें हम धात्री या स्तनपान कराने वाली महिला को तो उसको 280 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब 130 एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है धात्री महिला को, और गर्भवती महिला को 100 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा आवश्यक होती है। ये आपको याद रखना है। ICMR का रिपोर्ट में करवाऊंगी। बाकी मैंने जिंक का पूरा जो डाटा है वो इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। NHFS 5 के सर्वे के अनुसार, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसके अनुसार भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना है? 28। कितना है? 28 प्रति हज़ार, मतलब प्रति हज़ार पे 28 लोग जो हैं वो बच्चे मर जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा है, जो हाल ही में आई है। तो कितने लोग, कितनी है मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 शिशु हैं प्रति हज़ार पे कितने शिशु मर जाते हैं? 28 शिशु प्रति हज़ार पे मर जाते हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर निकालने में किस आयु तक के मृत बच्चों को शामिल किया जाता है? नवजात मतलब जो जन्म के 28 दिनों के अंदर मर जाते हैं उनको नवजात बच्चे कहा जाता है। अगला है, बाल मृत्यु दर निकालने में किस आयु तक के मृत बच्चों को शामिल किया है? बाल मृत्यु दर निकालने में कि जन्म से 5 वर्ष से कम आयु, मतलब 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको बाल मृत्यु दर निकालने में शामिल किया जाता है। कितने? 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को घटाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को 25 करने का लक्ष्य रखा गया था, जो नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 43 है शिशु मृत्यु दर। कितनी है? 43। फ्रेंड्स, आपके लिए आज का आंसर तो मैंने दिया ही नहीं। आपके लिए आंसर है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको कितने रुपए दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। शिशु मृत्यु दर या जो इन्फेंट रेट निकाली जाती है तो वो कैसे? ये आई का मतलब होता है इन्फेंट्स। शिशु मृत्यु दर जो निकाली जाती है वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर निकाली जाती है। मातृ मृत्यु दर जो उसको हम मातृ मृत्यु दर किस उस पर निकाली जाती है? मातृ मृत्यु दर किस बेस पे निकाली? जैसे शिशु मृत्यु दर
1000 जीवित जन्मों पर निकाली जाती है। ऐसे ही जो मातृ मृत्यु दर है वो 1 लाख जनसंख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? 1 लाख जनसंख्या पर निकाली जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इसको बोला जाता है। और प्रति 1 लाख जीवित जन्म बच्चों पर मरने वाली माताओं की ये संख्या है लगभग 173 है अपने मध्य प्रदेश में। कितनी है? 173। मातृ मृत्यु से क्या आशय है? क्या होती है मातृ मृत्यु? तो गर्भावस्था के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या बिल्कुल सही है। प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या बिल्कुल सही है। प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर मरने वाली महिलाओं की संख्या, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की वैक्सीन 9 माह की आयु में दी जाती है। 9 माह की आयु में ये विटामिन ए के साथ दी जाती है। किसके साथ दी जाती है? विटामिन ए के साथ दी जाती है। और ये जो इसको दिया जाता है सबक्यूटेनस मार्ग से दी जाती है। 0.5 ml मात्रा दिया है। सबक्यूटेनस मोड जो होता है, उपत्वचीय भाग जो होता है शरीर का, वहाँ पे इसको दी जाती है। अगला है दुनिया से चेचक का वायरस सबसे पहले कब ख़त्म हुआ था? चेचक का वायरस हमारे भारत से तो 1978 में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन पूरे विश्व से कब ख़त्म हुआ था? तो पूरे विश्व से 1980 में ख़त्म हुआ था। पोलियो ख़त्म हुआ था भारत से 2014 में। पोलियो के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें पूरा पोलियो मैं समझाऊँगी। पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका कौन सा था? चेचक का टीका जो था पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका था और इसको एडवर्ड जेनर ने बनाया था। फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो हमारे तैयारी ग्रुप होता है, जो सुपरवाइज़र तैयारी ग्रुप, उसमें इस प्रकार से पूरा डाटा याद करवाया जा रहा है बहुत इजी लैंग्वेज में बना के, कि पढ़ने में भी एकदम, कभी कभी पढ़ने से भी हमको बोरियत हो जाती है कि ये कितना लेंदी बुक दिखती है, लेंदी पेज दिखते हैं, इसलिए हम बहुत इजी लैंग्वेज में चित्रात्मक तरीके से समझाते हैं। जैसे कि मैंने हमारे कल ग्रुप में मास्लो वाला टेस्ट हुआ था, मास्लो का, हर्ज़बर्ग का, मैकग्रेगर का, तो इस प्रकार से सरल तरीके से बनाकर टॉपिक तैयार किया जाता है। ये जैसे टीकाकरण चार्ट है, इस प्रकार के चार्ट भी दिए जाते हैं। हमारे ग्रुप से बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी जुड़ी हैं, तो उनके पास से हमको ये चार्ट उपलब्ध हो जाते हैं जो बिल्कुल करंट का चार्ट है। और ये चार्ट भी इस प्रकार से हम ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। ये विटामिन B1 जैसे हमें ये इस तरह से इजी लैंग्वेज में देकर ये याद करवाया जाता है। ग्रुप की डिटेल आप देख लीजिए पूरी। सबसे पहले इस ग्रुप का नाम ही है 100% सिलेक्शन तैयारी। कठिन से कठिन धाराएं हों उनको ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाता है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डेली PDF दी जाती हैं। सारी परिभाषाएं हम ट्रिक, जैसे किसी भी टॉपिक की बाल विकास की परिभाषाएं हो, चाहे प्रबंधन की परिभाषा हो, वो भी हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं। ICMR रिपोर्ट 2020 वाली, 2024 वाली सारी ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। हमारे YouTube पर 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है। वो वीडियो उसकी निःशुल्क है, लेकिन PDF पूरी यहीं पर उपलब्ध करवाई जाएगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न इसके द्वारा तैयार करवाएंगे। यदि आप घर पर नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा का सारा जो पैकेज है आपको फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप हम नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं, ये पूरी बुकलेट नहीं मंगाना चाहते हैं, ये बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिलेंगी, बट हार्ड कॉपी बुक्स की नहीं मिलेगी बस। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टैबलेट दी जाती हैं। किस रंग की टैबलेट दी जाती है? तो किशोरों के लिए जो दी जाती है वो नीली गोली दी जाती है। याद रखना, किशोरों के लिए कौन से रंग की गोली दी जाती है? किशोरों के लिए नीली गोली दी जाती है। तो आयरन की नीली गोली किसको दी जाती है? किशोरों को दी जाती है, याद रखना। अगला है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो मनाया गया था, मतलब आरंभ किया गया था मनाना, वो फरवरी 2015 से किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 2015 से राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाना आरंभ किया था। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिए। कहाँ है मुख्यालय? जेनेवा में है।
टेड्रोस जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला है प्लेग के उपचार में कौन सी दवाई दी जाती है। जो प्लेग जो कि पिस्सुओं या चूहों के काटने से हो जाता है, इसमें कौन सी औषधि दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन औषधि दी जाती है। प्लेग के उपचार में कौन सी दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन जो दवाई है वो प्लेग के उपचार में दी जाती है। अगला है शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या वसा की। तो सबसे ज़्यादा शैशव अवस्था में क्या होता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है और मांसपेशियों के लिए सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दालें हुई, ये सब, पानी हुआ, इनका ये बहुत ज़्यादा बच्चे को फ़ायदेमंद करता है। दूध उसको डेली देना चाहिए जिससे उसको प्रोटीन मिले। तो सर्वाधिक आवश्यकता शैशव अवस्था में कितनी होती है बच्चों को, किसकी होती है, प्रोटीन का। ये कमेंट करके आप बताएंगे कि 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसको प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नहीं आता है सर्च कीजिए गूगल पर, लेकिन उसको मुझे बताइए, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कल इसी तरह के और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।